हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितना पार्ट था वो पढ़ा, और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ड्रॉबैक्स पढ़े थे, और वहीं पर हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। शायद आपको याद आ रहा होगा। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है या आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स पे जाइए, वहाँ पर पीछे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी पीछे वाले लेक्चर्स पर जा सकते हैं। तो बेटा, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रिएक्शन के जो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस में नाम आया था डेल्टा एच का नेगेटिव होना और दूसरा डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, ये क्या है? ये ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, ड्राइविंग फोर्सेस हैं। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब चलाना चाहता है, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब अपोज कर रहा है। अब दोनों में देखा जाएगा कौन भारी पड़ रहा है, उसके हिसाब से पता लगेगा कि रिएक्शन चलेगी या नहीं, और टेम्परेचर का भी यहाँ पर रोल आएगा। तो क्या किया गया, एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको कहते हैं फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या किया गया, दोनों को इन्वॉल्व किया गया, डेल्टा एच को भी और डेल्टा एस को भी, और अकेले डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज से हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो आप डालेंगे हेडिंग गिब्स फ्री एनर्जी और लिखेंगे, इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं, लिखेंगे इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन विच इज गिवन टू प्रिडिक्ट द ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फिर आप लिखेंगे G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा जी? G की यूनिट वही होगी जो H की यूनिट है, और H की यूनिट क्या होती है? H इज इक्वल टू U प्लस PV, मतलब H की यूनिट वही है जो U यानी इंटरनल एनर्जी की है, तो यूनिट होगी जूल। वो एक अलग बात है कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जैसे होता क्या है कि जितनी भी एंथैल्पीज हैं, डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, डेल्टा जी है, ये कई टाइप की आएंगी निकल के, जैसे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। तो जब ये सब आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर 1 मोल सब्सटेंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो यही यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल हो जाएगी। तो यूनिट फिलहाल जूल होती है। और आगे आप ये लिखने के बाद लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट बट चेंज इन फ्री एनर्जी ब्रैकेट में डेल्टा जी इज सिग्निफिकेंट। तो देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये स्टेट 1 ली, स्टेट 1 के बाद हमने ये प्रोसेस कराई, और प्रोसेस होने से क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी स्टेट 1 से किसमें कन्वर्जन हो गया, स्टेट 2 में। हमने यहां पर गिब्स एनर्जी G1 लिख नहीं रहे हैं, गिब्स एनर्जी इतनी जगह नहीं है, यहां पर गिब्स एनर्जी ले ली G2, एंथैल्पी यहां की H1, यहां की ले ली एंथैल्पी H2। हालांकि ये सब एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट है ही नहीं, चेंज सिग्निफिकेंट होगा। यहां की एंट्रोपी S1, यहां की एंट्रोपी S2। फिलहाल हमने टेम्परेचर जो लिया है वो T लिया है, और दोनों जगह कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम निकालेंगे G1 इज इक्वल टू होगा H1 माइनस TS1, और जब निकालेंगे G2 तो आएगा H2 माइनस टी
S2। यहीं से हम निकालते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब हुआ G2 माइनस G1, यानी डेल्टा जी बन जाएगा H1, सॉरी G2 माइनस यहाँ होगा H2 माइनस TS2 ये होगा, और यहाँ आएगा माइनस H1 माइनस TS1। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, H2 माइनस TS2, राइट, माइनस H1 प्लस TS1। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू H2 माइनस H1, फिर हमने क्या किया, माइनस TS2 प्लस TS1। देखिएगा डेल्टा G बनेगा H2 माइनस H1 को हम कहेंगे डेल्टा H। यहाँ माइनस साइन को अगर हम कॉमन लें, माइनस T को अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा, अगर माइनस को कॉमन लिया है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, S2 माइनस S1, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये निकल के आया चेंज इन फ्री एनर्जी, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी ऐसे कहा जाता है। और डेल्टा जी का जो यूज होता है वो ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी को पता करने में किया जाता है। तो आपने इतना ये कर लिया, ये है क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे लिए मायने नहीं रखती है, चेंज हमारे लिए मायने रखता है। चेंज कितना होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। तो हेडिंग हमारी है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। देखो बेटा, आपने पढ़ा है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब क्या करेंगे, अगर डेल्टा एस सराउंडिंग को हम किसी सिस्टम वाले थर्मोडायनेमिक फंक्शन के टर्म में लाएं तो कैसे लाएंगे। चलो ध्यान दो जरा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। बेटा जी ये डेल्टा एच कैसे ले लिया हमने, डेल्टा एस होता है Q अपॉन T और जनरली प्रोसेस कराई जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल्टा एच होता है वही Q के बराबर होता है। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम, जो डेल्टा एच सराउंडिंग होगा वो होगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम, तो ये आ गया माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। तो अब सब कुछ यहां पर क्या हुआ, सिस्टम का हो गया। हम चाहते ही थे कि सराउंडिंग को हटा दें और कोई थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऐसा हो जो केवल सिस्टम को बिलोंग करता हो और हमें स्पॉन्टेनिटी को बता दे, इसीलिए तो लिया गया गिब्स एनर्जी चेंज को या फ्री एनर्जी चेंज को। अब देखना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई टी, टी से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी करेंगे, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम का है, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच, ये भी सिस्टम का है। माइनस साइन को कॉमन लिया और इधर ले आए, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, तो ये प्लस में हो जाएगा डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, और इसी को हम क्या कहेंगे, माइनस टी डेल्टा एस टोटल
इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन गई, डेल्टा जी। और ये डेल्टा जी किसका है, सिस्टम का ही है, सिस्टम हमने मेंशन नहीं किया। तो एक तो ये यहां से आप जरा चेक करिएगा, कई बार तो आप अगर 11th क्लास में हैं, 11th हैं, तो आपके यहां ये एग्जाम में रिलेशन भी ड्राइव करवा लिया जाता है, प्रूव दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो अगर आपसे ड्राइव करवाएं तो आप ऐसे करके ड्राइव कर दीजिएगा। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ड्राइव करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये जरूर हमें पता होना चाहिए रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे, थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो देखो बेटा, अभी हम स्पॉन्टेनिटी पे तो पहुंचे नहीं है, हम बस यहाँ तक पहुंचे हैं कि जो डेल्टा जी है वो माइनस टी डेल्टा एस टोटल आ गया है। अच्छा, पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उनके लिए डेल्टा एस टोटल कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही यही है, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, और टेम्परेचर तो केल्विन में पॉजिटिव होता ही है, यानी ये पूरा टर्म कैसा होगा, टी डेल्टा एस टोटल कैसा होगा स्पॉन्टेनियस के लिए, टी डेल्टा एस टोटल कैसा होगा पॉजिटिव। और जब उसमें माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा जी, यानी स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल कैसा होगा, पॉजिटिव, दैट इज टी डेल्टा एस टोटल कैसा होगा, पॉजिटिव, मीन्स डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी होगा अगर पॉजिटिव तो ये होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी होगा जीरो तो यहां पर माना जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। तो बेटा हमने ये पढ़ा कि जो स्पॉन्टेनिटी है वो डेल्टा जी के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करें, तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर टी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है। तो बेटा जी आपने अभी देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, वो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्पॉन्टेनियस के लिए ये कैसा होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब जरा देखना, ध्यान देना, थोड़ा समझना। पहला केस ले रहे हैं, व्हेन डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव यानी डेल्टा जी कैसा आ गया, डेल्टा जी आ गया, ये टर्म कैसा हुआ, नेगेटिव, ये वाला, और ये माइनस साइन लगा है यहाँ, टर्म को हमने सर्कल के अंदर ले लिया। और डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। माइनस लगा है तो होगा क्या, माइनस, अगर यहाँ प्लस लाएं तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस, यानी डेल्टा जी हर हाल में कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये वाली रिएक्शंस जो होंगी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, आपकी हेडिंग यहां पे पड़ेगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, उसके बाद आप ये शुरू करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि टेम्परेचर हाई है या लो है, रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस होना ही होना है। हम इसको केस 1 डाल देते हैं। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं। अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव, कोई एग्जांपल मेरे पास नहीं है इसका, और डेल्टा एस है नेगेटिव, तो इस वाले केस में भाई ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव टर्म जुड़ेंगे तो डेल्टा जी कैसा आएगा,
डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, यानी ये वाली प्रोसेस आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए मेरे पास, आप लिख लेना नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। हालांकि इसको समझाने की कोई खास जरूरत थी नहीं। अब आप तीसरा केस देखो जिसको हमें पढ़ना है। डेल्टा एच है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ले लेते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब ये अपोज कर रहा है, डेल्टा जी को नेगेटिव होने से रोक रहा है, और डेल्टा एस कैसा है, ये पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया अपोजिंग फोर्स और ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स है ये, अभी डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम डेल्टा जी निकालें तो क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये टर्म पॉजिटिव है, माइनस ये टर्म भी कैसा है, पॉजिटिव। यहां पर हम पॉजिटिव ले आते हैं, हर बार हमने यही किया, यही करेंगे। ये पॉजिटिव हो गया, अगर हम यहां पॉजिटिव ले आए तो ये टर्म कैसा माना जाएगा, नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव लाना है आपको तो टी डेल्टा एस जो है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू है, शुड बी मोर देन डेल्टा एच। जो टी डेल्टा एस है वो कैसा होना चाहिए, डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी डेल्टा एस को ज्यादा होना पड़ेगा। डेल्टा एच कैसा था, पॉजिटिव, का मतलब एंडोथर्मिक थी रिएक्शन। ध्यान देना, मान लो जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो, अभी टी डेल्टा एस छोटा पड़ रहा है डेल्टा एच से, टी डेल्टा एस छोटा पड़ रहा है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन ये टी डेल्टा एस टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे टी डेल्टा एस और डेल्टा एच बराबर हो जाएंगे, और उससे ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो ये टर्म ऊपर निकल जाएगा डेल्टा एच से। जब ये टर्म ऊपर निकल जाएगा तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। दिस इज द रीजन कि ज्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक ही तो है ये डेल्टा एच पॉजिटिव, हाई टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो इसको बड़ा बनाने के लिए, फॉर दिस, इसके लिए जो लिखा है डेल्टा जी नेगेटिव, ये बड़ा होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कैसा, हाई। दिस इज द रीजन दैट most of the endothermic reactions are spontaneous at high temperature, right? तीसरे केस पे आते हैं, मतलब जो भी है, दो केस हो गए, तीसरा तो हो गया, चौथे केस पे आते हैं। केस 4, यहां पे डेल्टा एच है नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक, और ये है ड्राइविंग फोर्स। और डेल्टा एस है नेगेटिव, ये हो गया अपोजिंग फोर्स। अगर हम डेल्टा जी निकालेंगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करेंगे। बेटा जी ये टर्म है नेगेटिव माइनस ये टर्म है नेगेटिव, हम यहां पे क्या लाते थे, प्लस लाएं, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी मोर देन टी डेल्टा एस। मान लो किसी टेम्परेचर पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये बड़ा पड़ रहा है, तो टेम्परेचर घटाओगे तो फिर ये टर्म घट जाएगा और डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जब ये घट जाएगा तो फिर रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो आप लिखेंगे यहां पर बिल्कुल इसी की तरह, फॉर दिस टेम्परेचर शुड बी लो। दिस इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। यहां पे तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी की एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़िएगा, मजा आएगा। रब करते हैं, मिलते हैं आपके साथ।
हाँ बेटा, डेल्टा जी से जुड़ी हुई जो यूटिलिटी है वो ये है, डालेंगे हेडिंग डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क। जरा समझिएगा, डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क। ये यूजफुल वर्क क्या है बेटा, क्या होता है ध्यान देना। ये मान लिया कोई इंजन है, जब भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पिस्टन लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इंजन में होता क्या है, ये फ्यूल यहां से इंजेक्ट कराया गया, फ्यूल जलाया गया, जो फ्यूल के कंबस्शन से हीट मिली उसको चलिए हमने डेल्टा एच मान लिया। डेल्टा एच मान लिया तो मतलब डेल्टा एच एनर्जी फ्यूल ने दे दी हमें, और हम इंजन से करवाना क्या चाहते हैं, हमारा मकसद होता है इंजन से काम करवाना। हमारा मकसद ये नहीं है कि इंजन स्टार्ट हो जाए और आवाज करे या हीटिंग करे। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इंजन से काम करवाना। आउटपुट जो हमारा होता है वो वर्क होता है, और इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है हमारा डेल्टा एच। डेल्टा एच आपने इनपुट दिया उसको, मतलब फ्यूल दिया, फ्यूल का कंबस्शन कराया, डेल्टा एच एनर्जी निकली, वो इनपुट हो गया। आउटपुट क्या चाहते हैं आप, वर्क चाहते हैं। भाई मोटरसाइकिल से आप क्या चाहते हैं, ले चलो हमें, मैकेनिकल वर्क चाहते हैं। या अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट से आप क्या चाहते हैं, वेट ऊपर उठा के ले जाओ वहां तक, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये वर्क जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो है क्या, मान लो कि ये सामान है, मोटा सा सामान है कोई, इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो। आपने यहां पर फ्यूल इंजेक्ट किया, फ्यूल का कंबस्शन कराया, प्रेशर जनरेट हुआ, जो भी हुआ हीट प्रोड्यूस हुई, और ये यहां पर आपने इस पिस्टन से टाई कर रखा था, बांध रखा था। तो ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ रेज करेगा, यहां पर फ्यूल का कंबस्शन हुआ उसकी वजह से, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ रेज करेगा, पिस्टन को हमने मतलब ये जो वजन था, जिस वेट को हम ऊपर ले जाना चाहते थे, जिसको आपने लीवर के थ्रू इसके साथ टाई कर रखा है। अब वो लीवर ऊवर बनाना हम थोड़ी ना यहाँ पे बना पाएंगे, मतलब कोई ऐसा सिस्टम कर रखा है, ये बंधा हुआ है और ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर जगह जा रहा है तो दो वर्क कर रहा है। दो वर्क कौन कौन से हैं जरा ध्यान देना। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क कौन सा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना नीचे की तरफ। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उसके अगेंस्ट जब ये जाएगा तो वर्क करेगा ही करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन वर्क। कितना होता है एक्सपेंशन वर्क, मैंने आपको ड्राइव कराया है कांस्टेंट प्रेशर पे, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही होता है माइनस पी डेल्टा वी के बराबर होता है, माइनस पी डेल्टा वी। मतलब जब व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो माइनस आता है। ये तो हो गया नॉन यूजफुल वर्क, वो हमारे मतलब का थोड़ी ना है भैया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो लग रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज जाएगी तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, वो होता है एक्सपेंशन वर्क, एंड दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए यूजफुल क्या है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको भी लिफ्ट करेगा, उठा देगा, दैट इज यूजफुल वर्क। तो जो आउटपुट होता है वो यूजफुल वर्क होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं पे नोट करिएगा, इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच, और आउटपुट क्या होता है, यूजफुल वर्क। और अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जो यूजफुल वर्क होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर होता है। तो जो यूजफुल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर। तो यहीं पे हम यही प्रूव करने वाले हैं, जो डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू है दैट इज इक्वल टू किसके, यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क के बराबर होती है। तभी हम लोग क्या करते हैं, जब एफिशिएंसी निकालते हैं, मतलब जो आपने इंजन को आउटपुट इनपुट दिया, उसने आपको कितना आउटपुट दिया, कितने परसेंट एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंसी है इंजन की। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। हालांकि डेल्टा जी नेगेटिव में आया होगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी तो वो यूजफुल वर्क बनेगा। ऊपर रखते हैं डेल्टा जी और नीचे रखते हैं डेल्टा एच, इंटू 100 करते हैं, तो ये निकल के आता है कि कितने परसेंट एफिशिएंसी रही। बाकी कहां चला गया, डेल्टा एच के बराबर आपने दिया, और डेल्टा जी क्या हुआ, यूजफुल वर्क। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच दी आपने, डेल्टा जी वर्क हो गया यूजफुल, और टी डेल्टा एस वो कहां चला गया, अनअवेलेबल एनर्जी।
टी डेल्टा एस ऑल्सो नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी, ये हमारे लिए किसी भी हाल में अवेलेबल नहीं है। तो वो कहां चली गई? वो चली गई, अभी आपको बताया था, नॉन यूजफुल वर्क में, राइट। तो ये होता है बेटा। अभी हमारे यहां ये डेरिवेशन भी आता है 11th क्लास में कि ये प्रूव करिए कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल वर्क के बराबर है। देखो, जब भी पिस्टन ऊपर रेज करता है, दो वर्क होते हैं, दो जरूरी नहीं है, एक तो होना ही होना है जो नॉन यूजफुल है। अगर एक्सपेंशन हुआ तो, अगर वर्क हो रहा है तो एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा। नॉन यूजफुल तो होना ही होना है, यूजफुल हो या ना हो। तो अगर यूजफुल वर्क भी हो रहा है, ओब्वियसली हो रहा होगा यूजफुल, जब आपने कोई मशीन बनाई है, कोई इंजन बनाया है, तो यूजफुल के साथ नॉन यूजफुल वर्क होता ही होता है। तो डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क, इसी पे हम जरा आते हैं, तो प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखो, अच्छा लगेगा आपको। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पूरा लिखिएगा आप, हमारे पास जगह नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू, जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे है, चलो क्यू प्लस यहां पर होता है वर्क। अब हमने क्या किया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, वर्क जो है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। वर्क इज, यहां पे जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है? फिलहाल इंजन ही कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हमने यहां पर माइनस, चलो यहां प्लस रहने दो, ये चलो माइनस ले ही लो, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है सिस्टम। तो W एक तो हमने लगाया यूजफुल, प्लस W कौन सा है? नॉन यूजफुल। अपना सही से लिखिएगा, ये नॉन यूजफुल लिखा है हमने, ये क्या है? नॉन यूजफुल। डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू है, ये माइनस, ये हो गया, ध्यान देना, W यूजफुल, और ये कितना होगा? ये होगा माइनस P डेल्टा V के बराबर। जो ये वाला वर्क होता है, ये कितना होता है? माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। अब आप कहोगे ये माइनस P डेल्टा V यहां रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भैया वो माइनस एक ही बार तो लोगे, माइनस एक ही बार तो लेना है आपको, तो चाहे यहां ले लो चाहे वहां ले लो। तो ये माइनस P डेल्टा V के बराबर हो गया। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस केस में जो Q है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा H। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा B, ये V होगा, माइनस W क्या? यूजफुल। अब ध्यान देना, हम क्या करने जा रहे हैं? डेल्टा U, ये प्लस, एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्यू की जगह अभी डेल्टा एच नहीं रख रहे हैं, डेरिवेशन में काम आएगा। अभी क्यू को हम क्यू ही रहने देते हैं। ध्यान देना, माइनस P डेल्टा B है, मतलब वहीं पे चलते हैं वापस। तो ध्यान देना, डेल्टा U ये हमने ले लिया प्लस P डेल्टा B, तो ये आ गया Q माइनस W यूजफुल। ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया डेल्टा H के बराबर। डेल्टा H यहां से मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू Q माइनस W यूजफुल। ध्यान दीजिए बेटा, Q किसके बराबर होता है? वी नो दैट डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q हो जाएगा T डेल्टा S। T डेल्टा S के बराबर होगा। देन डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S माइनस W यूजफुल होगा। T डेल्टा S इधर लाओगे तो माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल होगा। इस चीज को हम कहेंगे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल।
दैट इज W यूजफुल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा G। तो ये होता है यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क किसके बराबर होता है? डेल्टा G के बराबर। आपको पता है डेल्टा G होता क्या है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। आपने डेल्टा H एनर्जी दी और उसमें से डेल्टा G किस में कन्वर्ट हो पाया? वर्क में। और बाकी ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एज अनअवेलेबल एनर्जी, जो वर्क में कभी भी कन्वर्ट की ही नहीं जा सकती। तो कोई भी प्रोसेस, ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट होती ही नहीं है। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़े तो एफिशिएंसी में आप लोग कहोगे इज इक्वल टू डेल्टा G। माइनस में वैल्यू, मतलब डेल्टा G की वैल्यू माइनस में होगी, आपको उसको पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि वर्क यूजफुल किसके बराबर है? माइनस ऑफ डेल्टा G। तो आउटपुट क्या होता है? वर्क यूजफुल, वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ डेल्टा G। तो यहां डेल्टा G किसमें होता है? माइनस में होता है। उसका फिर माइनस करोगे तो कुल मिलाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। फार्मूला लिखा ऐसे ही जाता है, डेल्टा H। अगर यहां माइनस लगाते ना तो और अच्छा था, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है, इनटू क्या होगा? 100। ये एफिशिएंसी होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो सेकेंड लॉ से रिलेटेड जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आपको देंगे उसमें डेल्टा S, डेल्टा G, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। डेल्टा G का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ एक रिलेशन होता है, उससे भी रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसको पढ़ेंगे और ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। जेई में थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा आता है, और जो थर्मोकेमिस्ट्री है, चैप्टर एक ही है आपके यहाँ एनसीईआरटी में, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री तब बोलते हैं जब जो भी चेंजेस हैं, एनर्जी वगैरह हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस की होती हैं, तब उसको थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मींस रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो वहाँ से क्वेश्चंस नीट में ज़्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस जेई में भी आते हैं। तो बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। 2-3 लेक्चर की थर्मोकेमिस्ट्री होगी, 3 लेक्चर की कम से कम, और ये एक टफ चैप्टर आप लोग खत्म कर लेंगे। चैप्टर खत्म होने से पहले ही आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा। असाइनमेंट के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है हमें, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको ही मिलता है, और उसका लाइव डिस्कशन होता है। तो अगर आप लाइव डिस्कशन और असाइनमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। FB पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, और प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।